प्यारे बच्चों, आज हम इसी चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। यानी कि अगर हम पदार्थ की बात करें जो कि 3 अवस्थाएं होती हैं, तो अगर तापमान के द्वारा, प्रेशर के द्वारा क्या वो अपने अवस्थाओं को बदल सकते हैं। अपने प्रश्न से हम जानते हैं कि जल पदार्थों की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जल यानी कि पानी। ठीक है, तो हमने देखा कि पानी को अगर हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब अगर हम उसको फ्रिज कर देते हैं यानी कि तापमान कम कर देते हैं तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और अगर उसी जल को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वाष्पीकरण के द्वारा वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। तो जल को हम 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था में जो कण है वो बहुत ही एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, सटीक लगे होते हैं और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, जिसकी वजह से जो कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं आ जा सकते, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तो इस तरह के अगर कण मौजूद हैं, अगर ये पैटर्न मौजूद है, तो ये कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। अगर हम द्रवित अवस्था की बात करें, द्रवित अवस्था में जो कण हैं वो थोड़े से दूरी पर होते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। और अगर हम इसी में गैसीय अवस्था की बात करते हैं, तो गैसीय अवस्था में तो जो कण हैं, छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ के, वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से अपना स्थान विसरण कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और यही कारण होता है कि जो अगरबत्ती जब आप एक छोटे से कोने में जलाते हो, उसकी खुशबू जो है वो सारे घर में विसरित हो जाती है। तो जो गैस अवस्था है उसके कण जो हैं वो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक आता है, नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अगर हमारे पदार्थ हैं जिनकी तीनों अवस्थाएं हैं, अगर हम उनके तापमान में बदलाव करते हैं, तापमान कम या ज़्यादा करते हैं, तो उनकी अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1.12। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। एक बीकर लेते हैं, उसमें 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें एवं चित्र पॉइंट 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयोग थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। ये देख सकते हैं बेटा आप एक्सपेरिमेंट में। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बीकर लिया, बीकर में हमने थोड़ा सा बर्फ़ ली और यहाँ पे हमने कांच की छड़ ली और कांच की छड़ के साथ साथ हमने यहाँ पे थर्मामीटर रखा। थर्मामीटर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को मापने के लिए रखा। जब हम धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं तो बर्फ़ पिघलने लगती है, और जब बर्फ़ पिघलने लग जाए यानी कि पानी का रूप लेने लग जाए तो हमें एक बार तापमान को नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो दोबारा तापमान को नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में जो जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं उनको नोट करें। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए उस पानी को गर्म करें। जब जल उबलने लगे तो एक बार फिर थर्मामीटर पर नज़र डालें और देखें कि किस तापमान पर जल जो है वो वाष्पीकरण बनने जा रहा है। तो जल की द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करिए। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो कण हैं अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रद्युत की गई ऊर्जा कणों के बीच के तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और वह इसका गलना कहलाता है। देखिए इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे बच्चों। हम ये जो मान लीजिए कोई चीज़ ठोस है, ठोस में जैसे हमने यहाँ पे आँच देनी शुरू करी
गर्म करना शुरू करा तो जो उसके कण थे, जो छोटे छोटे उसमें कण थे, उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आप कभी भी देखिए, पानी को गर्म करिए, थोड़ी देर बाद जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको एक आवाज़ सी आनी शुरू हो जाती है और पानी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागना शुरू कर देते हैं। यही होती है उसकी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से जो कण हैं वो कंपन करना शुरू कर देते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन याद रखिए, गलनांक किसे कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे आप देखिए कि सुनार है, वो भी क्या करता है, सोने को पिघलाकर, सोना ठोस अवस्था में होता है, उसको पिघलाकर नए आभूषण बनाता है। तो वो जब उसके नए आभूषण बनाता है तो वो उसका क्या होता है, गलनांक होता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे हम याद रखेंगे, ये वैल्यू नोट करी गई है कि बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है। इसको हम 273.16 केल्विन कहते हैं। केल्विन जो है, केल्विन में जो है ये तापमान का एक मेज़रमेंट यूनिट है जिससे हम किसी भी पदार्थ के तापमान को मापते हैं। ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न कहा जाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है, ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा यानी कि गर्मी, और जब वो किसी छुपे हुए रूप में, विलुप्त रूप में होती है उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो रोटी होती है गरम, जब वो फूल जाती है और उस फूलती हुई रोटी को अगर हमारे हाथ पे पड़ जाती है तो बहुत जल्दी हमारे हाथ पे छाले पड़ने की आशंका होती है। क्यों? क्योंकि जो रोटी फूल रही है उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है और वो गर्म रोटी से ज़्यादा खतरनाक होती है और आग से भी ज़्यादा खतरनाक होती है गुप्त ऊष्मा। ऐसी ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो नुकसान पहुंचा देती है। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षक बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखो, अगर ये सोचने वाली बात है कि हमारी जो अवस्थाएं हैं वो क्यों बदलती हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, लेकिन जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं
वो आकर्षण बल जो होता है कणों के बीच में वो टूट जाता है और वो स्वतंत्र रूप से नई अवस्था में बदल जाते हैं। इसी तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि भाई क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जिस तापमान पर द्रव उबलने लग जाए, जिस तापमान पर द्रव उबलने लग जाए वो उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन है और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है। इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि जल के लिए जो तापमान है वो कितना है 373 केल्विन। और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, ये डिग्री सेल्सियस है, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं, यानी कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें 273 नंबर जोड़ देंगे। क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरीके परिभाषित कीजिए जैसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री, यानी कि बेटा अगर हम बात करते हैं 373 केल्विन, ये किसके बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो C है इसको सेल्सियस बोलते हैं और जो K है वो क्या है केल्विन। अगर हमने कोई सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हम उसमें क्या जमा करेंगे 273। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ऊर्ध्वपतन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस और वाष्प रूप में बदल जाए तो हम इस अवस्था को कहते हैं ऊर्ध्वपतन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं। अब देखिए आपके सामने है दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि पहले तो हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, तापमान के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी अवस्था में, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रवित हो, चाहे वो आपकी गैसीय अवस्था हो, अगर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, अगर हम उस पर दाब डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें गैस होती है। अब गैस को किस तरीके से भरा जाता है, इसको संपीड़न करके। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके, संपीड़न करके अगर हम करते हैं तो वो किसी भी बर्तन में एडजस्ट हो जाती है। अब देखिए 3 अवस्थाओं का अंतरारोपण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसको ही समझेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को जब हम संगलन करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और उसी द्रव अवस्था को जब हम और गर्म करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से जब हम द्रव को जमाते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदल जाती है और जब हम उसका संघनन करते हैं तो वो उसमें वाष्पीकरण में, संघनन करने से तो द्रव पहुंचेगी और अगर हम इसको गर्म करते हैं और ज़्यादा इसको हीट करते हैं तो वाष्पीकरण हो जाता है। अब देखिए सबसे समझने वाली बात क्या है
ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी अवस्था जहाँ पर ठोस डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैसीय अवस्था में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि जब कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है, ऐसी कक्षा को हम क्या कहते हैं? जो ये सिचुएशन है, जो स्टेज है, वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था अगर गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव में परिवर्तन हुए, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये बेटे टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस हैं, ये सब आप ट्राई करना, ठीक है? हाँ जी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में हम वाष्पीकरण करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को साइंस मास्टर, और शेयर करें। धन्यवाद। होगी।